अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी यू स्टडी वर्ल्ड। आज हम एमजीटी 402 का लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम लेबर टर्नओवर के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स का आना जाना यानी चेंज होना। अगर लेबर टर्नओवर हाई हो तो इसका मतलब है वर्कर फ्रिक्वेंटली जॉब छोड़ रहे हैं, कंपनी में स्टेबिलिटी नहीं है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है इसकी वजह से। यानी हाई लेबर टर्नओवर अच्छा नहीं होता और लो लेबर लेबर टर्नओवर हमारे लिए सही होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, यानी लेबर टर्नओवर को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। इसके तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले इसका सेपरेशन मेथड है, इसका फार्मूला देखते हैं। सेपरेशन मेथड का फार्मूला होता है नंबर ऑफ सेपरेशन इन अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ पीरियड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसका मतलब क्या होता है कि इस मेथड में सिर्फ उन वर्कर्स को काउंट किया जाता है जो जॉब छोड़ देते हैं, यानी लीव या सेपरेट होते हैं कंपनी से, सिर्फ उनको काउंट किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्लक्स मेथड। अब प्लस मेथड का फार्मूला देखें, नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड। अब नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट किसको बोलते हैं कि हमने जो वर्कर छोड़ के गए हैं उनकी जगह हमने नए वर्कर्स को भी तो रखना होता है ना। तो जो नए वर्कर्स को रखते हैं वो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमारे पास होती है, और नंबर ऑफ सेपरेशन वो होती है जो छोड़ गए होते हैं। अब फ्लक्स मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो वर्कर्स जॉब छोड़ देते हैं और जो न्यू रिप्लेस होते हैं इन दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। ये मोस्ट कंप्लीट मेथड इसको समझा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिप्लेसमेंट मेथड है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब है तो जॉब छोड़ देते हैं उनकी जगह हमने नए रखने होते हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, ये हमने इसका फार्मूला है। इस मेथड में क्या होता है कि यहाँ पर न्यू वर्कर्स जो रिप्लेस करते हैं ओल्ड वर्कर्स को वो काउंट होते हैं। जाहिर सी बात है जो वर्कर्स छोड़ के हैं उनकी जगह हम जो नई रिप्लेसमेंट रखते हैं हम उनको काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज नंबर ऑफ काउंट एम्प्लॉयज। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ वर्कर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी एक वक्त के हम खुद से एक वक्त ज्यूम कर लेते हैं, जैसे एक मंथ का, उसमें हम अंदाजा लगाने के लिए कि बिगिनिंग के पीरियड के स्टार्ट में कितने एम्प्लॉय थे हमारे पास और नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ दैट पीरियड कितने थे, तो उसको टू पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स आ जाएंगे। यानी कंपनी का एवरेज वर्कर्स निकालने के लिए हमें स्टार्टिंग वर्कर्स और एंडिंग वर्कर्स चाहिए होते हैं, उसको हमने टू पे डिवाइड करना होता है। अब यहाँ पे इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझने इससे हम सारे फार्मूलाज को समझते हैं। अब यहाँ पे गिवन डाटा है हमारे पास है जो कि मैंने क्वेश्चन से निकाला सेपरेट करके आपकी आसानी के लिए। अब देखते हैं वर्कर्स एट स्टार्ट इन फर्स्ट जून को कितने वर्कर्स थे, वर्कर्स एट एंड यानी 13 जून को कितने थे हमारे पास, वर्कर्स डिस्चार्ज कितने हुए हैं, वर्कर्स लेफ्ट कितने हुए हैं, टोटल सेपरेशन सब कुछ हमें दिया हुआ है। सबसे पहले हमने एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लिए। नेक्स्ट हमने पास हमारे पास सेपरेशन मेथड्स हमने निकाल लिए। ठीक है, अब इसका फार्मूला मैंने साथ लिखा है कि नंबर ऑफ सेपरेशन इन अ पीरियड, यानी कितनी थी यहाँ पे देखे थे नंबर ऑफ सेपरेशन इन अ पीरियड कितनी थी, टोटल सेपरेशन 80 थी। तो 80 को हमने 100 से मल्टीप्लाई करके एवरेज हमने जो निकाला 2000 उससे डिवाइड किया तो हमारे पास 4% सेपरेशन मेथड से लेफ्ट लेबर टर्नओवर रेशियो हमारे पास आ गई है। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, इसका फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्लक्स मेथड से हमने लेबर टर्नओवर रेशियो निकाली है, तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ वैल्यू पुट किया, हमारे पास 6% आई है। इसके बाद रिप्लेसमेंट मेथड से हमने निकाली है तो हमारे पास 24.33% आई है। अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का कंक्लूजन देखते हैं कि इस एग्जांपल से क्लियर होता है हमें कि डिफरेंट मेथड से लेबर टर्नओवर डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। यानी फ्लक्स मेथड टोटल वर्कफोर्स चेंज शो करता है, फ्लक्स मेथड में पता है कि टोटल वर्कफोर्स कितनी चेंज हो गई है। जो रिप्लेसमेंट मेथड है सिर्फ वैकेंसी फिल करने वाले वर्कर्स को काउंट करते हैं। इस तरह जो सेपरेशन मेथड है सिर्फ वर्कर्स लीविंग को कंसिडर करता है। अब हाई लेबर टर्नओवर का मतलब होता है ज्यादा रिक्रूटमेंट कॉस्ट, यानी जाहिर सी बात है ज्यादा वर्कर्स छोड़ के जा रहे हैं, हमें हायर करने के लिए ज्यादा रिक्रूटमेंट कॉस्ट लगेगी हमारे पास, ज्यादा ट्रेनिंग कॉस्ट, उनको फिर ट्रेन करना पड़ता है। लो एफिशिएंसी ड्यू टू न्यू वर्कर्स, अब न्यू वर्कर्स आते हैं उनकी एफिशिएंसी भी इतनी हाई नहीं होती है। इसलिए मैनेजमेंट का मेन गोल होता है कि लेबर टर्नओवर को मिनिमम रखना ताकि कॉस्ट और प्रोडक्टिविटी दोनों कंट्रोल में रहे। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे काजेज ऑफ लेबर टर्नओवर है, कुछ काजेज हैं लेबर टर्नओवर की, क्या है इनको हम देखते हैं। लेबर टर्नओवर की मेन वजह होती है जॉब से डिससेटिस्फेक्शन, लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस, बेसिक फैसिलिटीज का ना होना, ये मेन वजह होती हैं। अब इन काजेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, अवॉइडेबल काजेस एंड अनअवॉइडेबल काजेस। अब अवॉइडेबल काजेस हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले इनको देखते हैं। ये वो काजेस हैं जो
मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं, यानी लो वेजेस, जॉब सेटिस्फेक्शन, बैड वर्किंग कंडीशंस, लॉन्ग और ऑड वर्किंग आवर्स, सुपरवाइजर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी का, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं। इनको एक बार रीड कर लीजिएगा, सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है अनअवॉइडेबल काज, अनअवॉइडेबल काजेस। अब ये क्या होते हैं, ये काजेस कंट्रोल नहीं किए जा सकते, जैसे पर्सनल बेटरमेंट, रिटायरमेंट या डेथ, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इलनेस या एक्सीडेंट, डिसमिसल इन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन या इनएफिशिएंसी की वजह से हम किसी को निकाल देते हैं, मैरिज की वजह से, स्पेशली फीमेल वर्कर्स जिनकी मैरिज हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स बताए गए हैं, लेबर टर्नओवर रेशियो के कुछ इफेक्ट्स हैं, इनको देखते हैं। अब हाई लेबर टर्नओवर से कॉस्ट इंक्रीज होती है, यदि रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन डिस्टर्ब होती है, न्यू वर्कर्स की एफिशिएंसी लो होती है, एक्सीडेंट्स और मशीन डैमेज बढ़ जाता है, वेस्टेज और डिफेक्ट्स इंक्रीज होते हैं, टीम वर्क वीक हो जाते हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारे कुछ इफेक्ट्स होते हैं लेबर टर्नओवर की वजह से। अब नेक्स्ट हमारे पास है लेबर एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन, इसको देखते हैं ये क्या है। यानी लेबर एफिशिएंसी और यूटिलाइजेशन का मतलब है कि लेबर कोस्ट को कंट्रोल करने के लिए एफिशिएंसी मेजर करना जरूरी होता है। इसके लिए हम सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑर्डर को देखते हैं, यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है। अब स्टैंडर्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर एक आवर में जितना वर्क आउटपुट प्रोड्यूस करे वो स्टैंडर्ड होता है। यानी इसका की आइडिया क्या है कि एक्चुअल आउटपुट क्या होता है जो स्टैंडर्ड हो, यानी 100% एफिशिएंसी के साथ हो। अगर एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड से लो हो तो मतलब लो एफिशिएंसी है, जिससे हमने लास्ट लेक्चर में भी इसको देखा था कि अगर एक्चुअल से ज्यादा, अब जो एक्चुअल है वो स्टैंडर्ड से ज्यादा, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है एक्चुअल से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब हमारी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट दिया हुआ 30 मिनट 0.5 आवर, जिसमें को बोलते हैं। अब एक्चुअल आउटपुट इन अ पीरियड कितनी है, 840 यूनिट्स है। अब एक्चुअल आवर्स वर्क कितने आवर्स वर्क किया है, 410। अब बजट आवर्स वर्क कितना है, 400। अब एफिशिएंसी रेशियो हमने कैलकुलेट करनी है, फार्मूला में लिखा गया, मैंने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड हॉर्स निकालने हैं। स्टैंडर्ड आवर्स के लिए हमने आउटपुट को स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास 420 स्टैंडर्ड आवर्स आ गया। अब सिंपल हमने एफिशिएंसी रेशो निकाल ली है, कैसे रेशो को, स्टैंडर्ड आवर्स को हमने एक्चुअल आवर्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारी एफिशिएंसी कितनी आई है, 100 से भी ज्यादा आई है, 102.44% आई है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आपने सोल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अब ये क्या होता है, इतनी बार हम पढ़ के आ चुके हैं फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के बारे में। यानी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो डायरेक्टली किसी एक प्रोडक्ट कॉस्ट यूनिट से लिंक नहीं किए जा सकते। सिंपल मीनिंग में इसका बताऊं तो फैक्ट्री ओवरहेड ऐसे कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लिए लगते हैं लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट पर चार्ज नहीं होते। यानी कि इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल्स जैसे ऑयल ग्रीस वगैरह हम यूज कर लेते हैं। इनडायरेक्ट लेबर इसमें इंक्लूड होती है, जैसे सुपरवाइजर्स या हेल्पर्स। आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी इसमें होते हैं, जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पर आपने एक इम्पोर्टेंट बात भी याद रखनी है कि फैक्ट्री ओवरहेड में सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट ही इंक्लूड होता है, इसमें मार्केटिंग, एडमिन, रिसर्च फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड नहीं होती है सारी चीजें। अब फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट सेंटर्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन सेंटर्स क्या होते हैं, यानी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं ये वाले, यानी फ्यूल कॉस्ट, सुपरविजन, डेप्रिसिएशन, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, ये सब कुछ प्रोडक्शन सेंटर्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन बनती है। अब नेक्स्ट हमारे पास सर्विस सेंटर्स होते हैं। सर्विस सेंटर्स किसको बोलते हैं, सर्विस सेंटर्स में हम सपोर्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सपोर्ट करते हैं, यानी मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल, कैंटीन वगैरह। अब नेक्स्ट हमारे पास है जनरल कॉस्ट सेंटर्स। अब ये क्या होती है कि फैक्ट्री वाइड एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होती हैं, यानी रेंट और टैक्सेस, लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री मैनेजमेंट, सैलरी, सब कुछ इसमें कंट्रोल होती है। अब सबसे पहले हम कॉस्ट एलोकेशन के बारे में देखते हैं। को फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट एलोकेशन और अपॉर्चमेंट का मतलब क्या होता है। कॉस्ट एलोकेशन का मतलब होता है जो कॉस्ट डायरेक्टली किसी कॉस्ट सेंटर से लिंक हो जाए, उसे एलोकेशन, उसे कॉस्ट एलोकेशन हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ लिंक होती है, तो इसलिए इस कॉस्ट एलोकेशन में आएगी। अब नेक्स्ट है कॉस्ट अपॉर्चमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप देखें कि जो कॉस्ट डायरेक्टली असाइन ना हो सके और मल्टीपल डिपार्टमेंट में डिवाइड की जाए, उसे अपॉर्चनमेंट कहते हैं। एग्जांपल जैसे फैक्ट्री का रेंट है, वो एक डिपार्टमेंट नहीं देगा, वो सारे डिपार्टमेंट से हम उसको निकालेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सारी इसकी एग्जांपल्स है। अब हमने यहाँ पे स्टेप देखते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को काउंट करने के और अपॉर्चनमेंट के हमारे पास ये स्टेप्स है कुछ, इनको देखते हैं ये क्या है।
और सबसे पहला कलेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आइटम वाइज, यानी इसमें क्या होता है कि सब ओवरहेड कॉस्ट इकट्ठी करना हमने, आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर्स पे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट सेपरेट करते हैं, हम कॉस्ट सेंटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कॉस्ट सेंटर्स अभी हमने पीछे देखे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट है अलोकेट डायरेक्ट कॉस्ट, यानी जो डायरेक्ट मैच होती हैं उनको असाइन करना होता है हमने। आगे अपोर्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट में जब मतलब जनरल कॉस्ट को डिपार्टमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं। अपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड करना। नेक्स्ट है सर्विस कॉस्ट सेंटर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट करना। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 5 में आएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड पर प्रोडक्शन सेंटर, यानी हर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड निकालना। और 7 है हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना, यानी पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट निकालना। अब इसका फाइनल की आइडिया क्या है कि एलोकेशन का मतलब होता है डायरेक्ट असाइन करना। अपोर्शन का मतलब अपोर्शनमेंट का मतलब होता है डिवाइड अमंग डिपार्टमेंट्स, हमने हर खर्चे को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना। अब फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, और इसका फाइनल कॉस्ट गोल क्या होता है कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना होता है हमने। अभी सारा कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से इसको याद करने हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्वेश्चन देखेंगे, पोर्शन ईच ऑफ द कॉस्ट गिवन इन 4 कॉस्ट सेंटर्स में इसको डिवाइड किया गया। सबसे पहले हमारे पास ये कुछ पार्टिकुलर्स है, उनकी कुछ रीज बताई गई कि सुपरविजन पे कितना आएगा, इंटरेक्ट वर्कर्स को कितना मिलेगा, ये सब उनकी रीज यहाँ पे बताई गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ डिफरेंट कॉस्ट। अब ये 4 डिपार्टमेंट्स में जो 4 यहाँ पे सेंटर्स में इनको डिवाइड किया, यहाँ पे बताया गया है कॉस्ट सेंटर्स यानी ABCD है। अब यहाँ पे डिवाइड किया गया इनको भी, यहाँ पे देखिए फ्लोर स्पेस है, डिपार्टमेंट ए को कितना लगेगा, डिपार्टमेंट बी में, सी में, डी में, सब में अलग अलग बता दिया है। किलोवाट आवर्स कितने हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी लगी है, इनडायरेक्ट वर्कर्स कितने हैं, टोटल वर्कर्स कितने हैं, ये पूरे डिपार्टमेंट्स का हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। मशीन मेंटेनेंस ऑर्डर्स कितने हैं, सुपरविजन कॉस्ट कितनी लगी है, टूलिंग कॉस्ट है। तो ये पोर्शन का मतलब होता है कि यानी सब डिपार्टमेंट्स उनको डिवाइड करना सब सेंटर्स में। तो आगे इंशाल्लाह इसी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, 15 लेसन नंबर 15 में। टिल देन गाइस अल्लाह हाफिज। मेरे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।